बॉलीवुड डायरेक्टर अशोक पंडित अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। अपने ट्वीट्स के जरिए वो लगातार कांग्रेस पर निशाना साधते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर चुटकी ली है। दरअसल जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव में कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से हाथ मिला ली है, जिसके बाद अशोक पंडित ने ट्वीट किया है, कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव लड़ने के लिए गुपकर गैंग से हाथ मिला लिया है। अशोक पंडित ने कांग्रेस पर तंज कसा है कि मुलायम सिंह और अखिलेश का नाश कर दिया, उन्होंने लालू और तेजस्वी का नाश कर दिया, अब वो फारूक और उमर की नेशनल कॉन्फ्रेंस और महबूबा मुफ्ती की पीडीपी को नाश कर देंगे। ऑल द बेस्ट राहुल जी, सही जा रहे हो। अशोक पंडित के इस ट्वीट पर यूजर्स की तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अविनाश सिंह नाम के एक यूजर ने लिखा है, चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीम मत बताइए। धीरज सिंह नाम के यूजर ने बिहार चुनाव पर तंज कसते हुए कहा है कि जितनी पूरी और मिठाई बनी थी एग्जिट पोल के बाद लग रहा है वो सब पूरी भैंस खाएगी, क्योंकि चारा तो कोई और खा गया था। एक दूसरे यूजर ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान पुरस्कार दिया जाना चाहिए, वो वंशवाद के भ्रष्ट तंत्र को सत्ता से दूर रखने में भी मदद कर रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी इन दिनों अनुच्छेद 370 पर भी राजनीति कर रही है और कई बार इन पार्टियों ने देश विरोधी बयानबाजी भी की है। ऐसे में कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में इन पार्टियों से हाथ मिलाकर एक बार फिर अपनी राजनीतिक मंशा को बता दिया। अब सवाल यही उठ रहे हैं कि कांग्रेस के लिए देश से ज्यादा महत्वपूर्ण अपनी पार्टी है क्या? बिहार में विधानसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद महागठबंधन में मतभेद शुरू हो गए हैं। महज कुछ सीटों से सरकार बनाने से चूकने के बाद आरजेडी सहित तमाम दल के नेता कांग्रेस पर निशाना साध रहे हैं। वहीं कांग्रेस के भी कुछ नेता अपनी ही पार्टी को दोष देने में जुटे हैं। कांग्रेस के 19 सीटों पर सिमट जाने के बाद पार्टी महासचिव तारिक अनवर ने कहा कि हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए कि कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के कारण ही महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई। वहीं भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के चलते बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं बन पाई है। दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा कि महागठबंधन को कांग्रेस को ज्यादा सीटें दी गई, अगर हमारे ज्यादा प्रत्याशी को टिकट दिए जाते तो परिणाम हमारे पक्ष में होता। इस बीच बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने महागठबंधन और कांग्रेस की टेंशन और बढ़ा दी है। महागठबंधन अभी तक हम और वीआईपी को ऑफर दे रहा था, लेकिन इस बार मांझी ने कांग्रेस विधायकों को ऑफर दे दिया है। मांझी ने कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों को एनडीए में आने का ऑफर दे दिया है। मांझी के इस ऑफर के बाद बिहार में चर्चाओं का बाजार गर्म है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों का टूटना कोई नई बात नहीं है। मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा जैसे राज्यों में हाल के सालों में कांग्रेस के विजयी विधायक बीजेपी में चले गए, जिसके चलते पार्टी या तो सरकार बनाने से चूक गई या फिर बनी बनाई सरकार गिर गई। इसके अलावा बिहार में ही 2017 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में आए तो कांग्रेस के तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक चौधरी समेत कई कांग्रेस भी पाला बदल कर जेडीयू में आ गए थे। इस वक्त अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष और नीतीश कुमार के खास हैं। ऐसे में हो सकता है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के भी कुछ विधायक पाला बदल कर एनडीए में शामिल हो जाएं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सफलता से ज्यादा असफलता के चर्चे होते हैं। राहुल की राजनीति में एंट्री 2004 में हुई थी। उसके बाद से ही राहुल को कांग्रेस में कई बड़े पद दिए गए, लेकिन राहुल उसको भुना नहीं पाए और लगातार उनका राजनीति में ग्राफ गिरता गया। भारत में बीजेपी सहित तमाम दल चुनाव में राहुल गांधी को जमकर कोसते हैं, लेकिन अब राहुल की असफलता के बारे में विदेशों में भी जिक्र होने लगा है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी किताब में राहुल के बारे में ऐसी बात लिखी, शायद कांग्रेस उससे सहमत नहीं होगी। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने अपनी जीवनी में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जिक्र किया है। ओबामा ने राहुल को नर्वस बताते हुए लिखा है कि राहुल उस स्टूडेंट की तरह हैं जो टीचर को इम्प्रेस करने के लिए तो उत्सुक है, लेकिन सब्जेक्ट का मास्टर होने के मामले में योग्यता या जुनून की कमी है। ये राहुल की कमजोरी है। ओबामा जब सत्ता में थे तब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। ओबामा आखिरी बार दिसंबर 2017 में भारत आए थे, तब राहुल उनसे मिलने गए थे। राहुल ने ट्वीट कर कहा था कि ओबामा से मुलाकात शानदार रही। ओबामा की किताब में पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से लेकर सोनिया गांधी और पीएम मोदी का भी जिक्र किया है। ओबामा ने पीएम मोदी की तारीफ की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टाइम्स मैगजीन ने 2015 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में शामिल किया था।
उस वक्त ओबामा ने टाइम्स मैगजीन में लिखे आर्टिकल में मोदी को भारत के रिफॉर्म इन चीफ बताया था। हालांकि ओबामा ने भारत के राजनेताओं के बारे में जो लिखी है उसमें सबसे ज्यादा चर्चे राहुल गांधी पर उनकी टिप्पणी पर हो रही है। अब राहुल गांधी की विदेश में हुई बेइज्जती पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने निशाना साधा है। गिरिराज ने कहा कि राहुल गांधी की जैसे ही देश में बेइज्जती कम होने लगती है, विदेश में बेइज्जती करवा लेते हैं। उधर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा, बराक ओबामा उन नेताओं में से हैं जिनकी बातों को सब लोग गंभीरता से लेते हैं। इसके दूसरी तरफ राहुल गांधी वो नेता हैं भारत में जिनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और ये सच सभी भारतीयों को पता है। जब चर्चाएं होती हैं तो हम सब कहते हैं राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियंस हैं, इनको कम ज्ञान है, ये गलत बातें बोलते हैं। वहीं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति के इस बयान पर कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में भारत में ओबामा के बयान पर घमासान मचना तय है। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा चरम पर है। आए दिन बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी जाती है। बंगाल में अभी जैसे हालात हैं, इससे आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक हिंसा का मुद्दा गरमाने वाला है। लेकिन इन सब के बीच बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की चर्चा तेज हो गई है। बीजेपी ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की वकालत की है। उधर राज्यपाल जगदीश धनखड़ ने भी ममता सरकार पर निशाना साधा है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा है कि बंगाल में राजनीतिक हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। यहाँ विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में अफसर राजनीतिक कार्यकर्ता बन गए हैं। ये प्रजातंत्र में ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल में सुरक्षा देने में भी राजनीति की जा रही है। राजनीतिक विरोधियों की सुरक्षा वापस ली जा रही है। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बंगाल के हालात को लेकर चिंतित हैं और संविधान के हिसाब से कदम उठाएंगे। बीजेपी ने बंगाल सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष की काफिले पर पथराव से नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया तो पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, जिसके बाद दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि पुलिस टीएमसी की कैडर की तरह काम कर रही है। दरअसल बंगाल में जारी राजनीतिक हिंसा और केंद्र से तनातनी के चलते ममता सरकार लगातार विपक्ष के निशाने पर है। बीजेपी अब तक अपने 89 कार्यकर्ताओं की हत्या का आरोप लगा चुकी है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी ममता सरकार को इशारों में चेतावनी भी दी है। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी ने ममता सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। पार्टी में गुटबाजी से परेशान ममता के लिए राष्ट्रपति शासन नया सिरदर्द साबित हो सकता है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत जारी है। पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से लेकर उनके बेटे उमर अब्दुल्ला अभी भी 370 पर ही अटके हुए हैं। हालांकि बाप बेटे दोनों ये जानते हैं कि दोबारा अनुच्छेद 370 और 35 से लागू नहीं हो सकता, बावजूद देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। पिछले दिनों फारूक अब्दुल्ला ने भारत में आंतरिक मामले में चीन को घसीटने की कोशिश की। फारूक ने कहा था कि चीन की मदद से फिर से अनुच्छेद 370 बहाल कराया जाएगा। वहीं अपने पिता की राह पर चलते हुए उमर अब्दुल्ला भी कुछ ऐसी ही बयानबाजी कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला चाहते हैं कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की बीमारी का इलाज खोजे। उन्होंने ये भी कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के फॉर्मूले को दरकिनार करने से बात नहीं बनेगी। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की बहाली की बात करना कहां से देश विरोध है, कोई तो ये समझाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में लड़ना कहां से देश विरोधी है। अगर ऐसा ही है तो सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे तमाम लोगों को देश विरोधी मान लिया जाना चाहिए। हम तो केवल संघीय ढांचे की बहाली की बात कर रहे हैं। हम तो केवल इंसाफ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों और उनके हक को दोबारा दिलाने के लिए सभी दलों ने गिले शिकवे दूर कर गुपकार गठबंधन का गठन किया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आज बीजेपी के लोग गद्दार कहते हैं। सबसे ज्यादा कुर्बानियां नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों ने दी है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के तेवर में पहले से कमी आई है। फारूक और उमर अब्दुल्ला की बयानबाजी का देश भर में विरोध होने के बाद अब ये नरमी दिखा रहे हैं। इससे पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती भी रिहाई के बाद तिलमिलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ बयानबाजी कर रही थीं। लेकिन अब महबूबा भी शांत हैं। माना जा रहा है कि स्थानीय नेताओं को भी ये समझ आ गया है कि केंद्र से टकराने का अंजाम बुरा ही होगा, क्योंकि कश्मीर में अब दोबारा ना 370 लागू होगा और ना ही 35 से। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी गदगद है। पार्टी अब बिहार चुनाव का फॉर्मूला दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव में भी आजमाना चाहती है और ये संकेत बीजेपी ने दे दिए हैं। सबसे पहले इस चुनाव जीतने वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल मुंबई बीएमसी चुनाव में किया जाएगा। महाराष्ट्र में इन दिनों बीजेपी और शिवसेना में सीधा मुकाबला है।
शिवसेना की दगाबाजी को बीजेपी भूल नहीं पा रही है। ऐसे में बीजेपी शिवसेना को बीएमसी चुनाव में करारी शिकस्त देना चाहती है। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने संकेत दिए हैं कि बिहार चुनाव का पैटर्न बीएमसी चुनाव में आजमाया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो महाराष्ट्र में शिवसेना का सुपड़ा साफ होना तय है। आशीष शेलार ने कहा है कि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल हुई है। शिवसेना का ये कांग्रेस प्रेम बिहार की जनता को रास नहीं आया है। मतदान के जरिए बिहार की जनता ने जवाब भी दिया है। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ गठबंधन किया, ये बात बिहार की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इस वजह से बिहार में कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। शेलार ने कहा कि इसी तरह बीएमसी के चुनाव में भी मुंबई के नागरिक शिवसेना का साथ छोड़ेंगे। बिहार पैटर्न ये है कि इस चुनाव के लिए भी विशेष रणनीति बनाई जाएगी, जिसके तहत बूथ स्तर तक बीजेपी के कार्यकर्ता काम करेंगे। विकास के मुद्दों, फडणवीस सरकार द्वारा किए गए कार्यों और ठाकरे सरकार की विफलता पर पूरा ध्यान केंद्रित करते हुए हम जनता से वोट की अपील करेंगे। बिहार चुनाव में भी फडणवीस ने इसी रणनीति का इस्तेमाल किया था। अब इसी रणनीति को बीएमसी के चुनाव में भी अपनाया जाएगा। बीजेपी में कई नेताओं का सीधा प्रभाव मतदाताओं पर है, जबकि शिवसेना में उद्धव ठाकरे को छोड़कर किसी भी नेता का मतदाताओं से सीधा कनेक्शन नहीं है। हालांकि बिहार पैटर्न बीएमसी चुनाव में कितना कारगर साबित होता है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी की इस रणनीति से शिवसेना की टेंशन बढ़ गई है। बिहार में विधानसभा चुनाव हारने के बाद महागठबंधन अभी भी सरकार बनाना चाहती है। इसके लिए आरजेडी एनडीए में सेंधमारी करना चाहती है। आरजेडी अब जोड़ तोड़ में लगी हुई है। आरजेडी के कुछ नेता अपने पूर्व सहयोगियों से संपर्क कर रहे हैं। दरअसल आरजेडी को सरकार बनाने के लिए 12 सीटों की आवश्यकता है। इस बीच महागठबंधन अपने दांव पेच आजमा रहा है। आरजेडी की अगुवाई वाले 5 दलों के महागठबंधन ने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो अपने 2 पूर्व सहयोगियों से संपर्क में हैं, जो फिलहाल एनडीए का हिस्सा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरजेडी मुकेश सहनी की अगुवाई वाले विकासशील इंसान पार्टी और पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के संपर्क में है। साथ ही पार्टी हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM से भी बात कर रही है। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि अगर 5 सीटें AIMIM और 4 सीटें VIP-HAM की महागठबंधन के हिस्से आ जाए तो बात बन सकती है। हालांकि VIP और HAM ने महागठबंधन को झटका दे दिया है। VIP और हम के नेताओं ने इस बात की पुष्टि की है कि आरजेडी उनके संपर्क में है, लेकिन अभी एनडीए छोड़कर जाने का फैसला नहीं हुआ है। VIP के सूत्र ने कहा कि हमें डिप्टी सीएम और मंत्री पद की पेशकश की जा रही है। हमने अपने नेताओं के साथ इस पर चर्चा की, लेकिन हम एनडीए से खुश हैं। इसके अलावा अगर हम इतनी जल्दी इधर उधर जाएंगे तो ये हमारे कैडर में गलत संदेश भेज सकता है। उधर हम नेताओं ने भी साफ कह दिया है कि एनडीए छोड़ने का उनका कोई सवाल ही नहीं है। उधर AIMIM की बिहार इकाई के अध्यक्ष अख्तरुल आईमान ने कहा है कि विभाजनकारी ताकतों को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए हमें जो कुछ भी करना होगा हम करेंगे। ये सही है कि लोगों के जनादेश का सम्मान किया जाना चाहिए। हम इसका सम्मान करेंगे और उसके अनुसार निर्णय लेंगे। इन सब के बीच एनडीए ने साफ कह दिया है कि सरकार तो उनकी ही बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।